मायूस मत होना जिंदगी से, क्या कि मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। कि मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है सर। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान करना है। साथ में जब तक धैर्य नहीं बनाएगा कंपटीशन की दौर में, ये कहना मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। और ये जो सीरीज है किन किन एग्जामों के लिए आपको टारगेट करेगा, तो ये भारत में आयोजित होने वाले वो तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए टारगेट कर कर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं और यहाँ से एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस बनता है सवालों का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था। तो मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी CGM, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे शतधवन के पुत्र, शतधनवन के पुत्र थे जिनका नाम था बिहद्रथ। कौन थे? बिहद्रथ। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे शतधवन के पुत्र बिहद्रथ। और ये जो बिहद्रथ थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी ये बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन? बिहद्रथ। ठीक है, बिहद्रथ के जो सेनापति जो हुए तो जो बिहद्रथ के जो सेनापति थे उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और यही पुष्यमित्र शुंग ने बिहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। कौन वंश? शुंग वंश की स्थापना। तब मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए शतधनवन के पुत्र बिहद्रथ। और बिहद्रथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। और बिहद्रथ का ही सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और बिहद्रथ का ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बिहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तब पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति रहे? तब बिहद्रथ के। बिहद्रथ किसका पुत्र था? तो शतधनवन का पुत्र था, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ और यहाँ से 5 से 6 सवाल बन गया। तो इससे आपका सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन और आंसर रखने से नहीं होने वाला। जब तक एक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन आपके साथ नहीं रहेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है गोबी मरुस्थल। वो कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। और ये गोबी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? तो जो गोबी मरुस्थल है ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। चीन प्लस मंगोलिया, चीन प्लस मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। ये जो गोबी मरुस्थल है ये सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? तो ये ठंडा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने का एक बॉर्डरिंग लाइन की तरह काम करता है, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, भारत का
सबसे ठंडा मरुस्थल की बात करें तो वो है लद्दाख मरुस्थल। वो कौन सा मरुस्थल है? लद्दाख मरुस्थल है। तो यहाँ से कौन कौन सा सवाल बन जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है और ये चीन प्लस मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल है। और लद्दाख में ही एक स्थित है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है साउथ बटन। तो पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और भारत ये सॉरी जो यहाँ अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, A&N अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस। ये कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन जो कि अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम मिस्टेक हो गया। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और सवाल क्या बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये है मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस मनीला के फिलीपींस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र। अब भारत में चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो वो है हैदराबाद। वो कहाँ है? हैदराबाद है। और अगर धान की बात करें धान अनुसंधान संस्थान केंद्र तो ये है कटक। कहाँ पे है? कटक। चावल का कटक, धान का कटक। ठीक है, आलू की बात करें तो आलू का है शिमला। आलू का कहाँ है? शिमला। और औषधि की बात करें औषधि की तो ये है लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। तो आपको इतना संस्थान कम से कम तो एग्जाम नजदीक है और टाइम आपके पास कम है तो इतना जरूर 10-15 याद कर लीजिएगा और लिस्ट निकाल कर। ये इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में लगातार पूछा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है। चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद चावल का कहाँ है भारत में? तो हैदराबाद है अंतर्राष्ट्रीय ये। उसके बाद धान का कहाँ है? तो कटक है। आलू का कहाँ है? तो शिमला है। ठीक है, और ये आपका औषधि का कहाँ है? तो लखनऊ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल। अंगूर में आपसे पूछ देगा अंगूर में कौन सा अम्ल? तो अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। इमली में पूछ देगा इमली में कौन सा अम्ल? तो इमली में भी टार्टरिक अम्ल। उसके बाद केला में पूछ देगा केले में कौन सा अम्ल? तो केले में भी टार्टरिक अम्ल। उसके बाद सेव में पूछ देगा तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और नींबू में पूछ देगा नींबू या फिर संतरे में या खट्टे फल में तो हो जाएगा आपका कौन सा? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छठा नंबर सवाल बोलता है कि मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मेलाकाइट जो है ये तांबे धातु का अयस्क है। किसका है? तांबा का। किसका है? तांबा का। तांबा का मेलेकाइट ना है, बहुत सारा। आपको 2-3 जो एग्जाम में लगातार पूछा है वो याद कर लीजिए। तांबा का एक हो गया अयस्क मेलाकाइट, दूसरा है ताम्रपाइराइट। ताम्रपाइराइट पहला मेलाकाइट, दूसरा ताम्रपाइराइट हो गया। तीसरा आप याद कर लीजिए क्यूप्राइट।
क्यूप्राइट। तीसरा क्यूप्राइट, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। मेलाकाइट तांबा का अयस्क है, ताम्रपाइराइट तांबा का अयस्क है, क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है। तांबा से आपको इतना सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। तांबा का मुख्य रूप से इतना अयस्क जो कि लगातार एग्जाम में पूछा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और होता है ताम्र पाइराइट भी होता है, लिखवा दिए ताम्र पाइराइट, ठीक है। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल बोलता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ी नुमा। क्या होता है? सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा। तो सोपानी कृषि किसे बोलते हैं? तो जहां पे सीढ़ी नुमा खेती होती है उसे सोपानी कृषि कहते हैं। सोपानी कृषि का मतलब जहां पे सीढ़ी नुमा कृषि होता है, जिगजैग लाइन की तरह, जिगजैग इस तरह की जहाँ पे सीढ़ी नुमा कृषि होती है उसे सोपानी कृषि कहते हैं। और ये खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कृषि खासकर कहाँ पे किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय जैसे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे सीढ़ी नुमा कृषि होगा। सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ी नुमा कृषि। और सीढ़ी नुमा कृषि करने का फायदा या फिर सोपानी कृषि करने का फायदा जो है वो है मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन पर फुल स्टॉप लगेगा, यानी रोक लगेगा। मृदा अपरदन का मतलब क्या है? कि मृदा का ऊपरी सतह, ऊपरी मृदा का जो ऊपरी मिट्टी होती है, इसे हवाओं के द्वारा या बारिशों के द्वारा जो बह जाता है उस पर ये रोक लगाता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना। अब वो हवाओं के द्वारा बहा के लेके चला जाएगा या फिर पानी के द्वारा। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बहाव होना। वो हवाओं के द्वारा भी हो सकता है, वो पानी या वर्षा की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो ऊपर जो हवा या फिर पानी की वजह से जो मिट्टी का जो ऊपरी सतह बह जाता है उसको रोकने का काम करता है कौन? सोपानी कृषि या फिर सीढ़ी नुमा कृषि। ये खासकर पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो वो है लोहा, जिसे Fe कहते हैं, और ये 26 नंबर पर आता है। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। लोहा का रासायनिक सांकेतिक रूप है Fe और इसका परमाणु क्रमांक है 26, ठीक है। लोहा का 4 प्रमुख अयस्क हैं। क्या अयस्क हैं? तो लोहा के 4 प्रमुख अयस्क हैं। पहला है हेमाटाइट। कौन सा है? हेमाटाइट, हेमाटाइट। दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा है लिम्नोनाइट, लिम्नोनाइट। तो लोहा के क्या अयस्क? 4 अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट। और चौथा अयस्क का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि लोहा का चौथा अयस्क का नाम क्या है, ठीक है। तो किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? लोहा। लोहा का सांकेतिक रूप है Fe, परमाणु क्रमांक है 26। लोहा का 4 प्रमुख अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट। और चौथा अयस्क का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए 9वां नंबर हम लोग सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल का था कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है, लेकिन भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। कब होता है? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का ही नाम बदल कर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को रख देवल गया। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को ND यानी न्यू दिल्ली में हुआ था। और नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग हो, क्योंकि योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। और ये दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तब PM होते हैं। उस समय के जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे
वो होंगे। अब जैसे में अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी होते हैं। ये उस समय के पीएम होते हैं जो भी बने रहे, ठीक है। चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट का 10वां नंबर सवाल आपका कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा।